मेरी सिप मेरा सवाल। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं 4 से 5 ये खास शो हेलो मनी 9 की मेरी सिप मेरा सवाल, जिसमें हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद से रिव्यू करते हैं, समझते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी सही चल रही है या इसमें कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और साथ ही में हम कुछ म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजीज पर भी बात करते हैं, आपके निवेश की जर्नी कैसे स्मूथ बन सके इस पर बात करते हैं। पिछले 1 साल से इस शो में मैं लगातार देख रही हूँ, मेरे पास ऐसे पोर्टफोलियोज आते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स ने बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स में निवेश किया हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्मॉल कैप फंड्स में उन्हें ज्यादा रिटर्न मिलता है। और उनका ये लगना जो है ये गलत भी नहीं है। पिछले अगर 3 साल की हम बात करें तो स्मॉल कैप्स में अच्छा खासा रिटर्न लोगों ने कमाया है। शेयर बाजार को हमने सेकेंड हाफ में थोड़ा सा डगमगाते हुए देखा, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स थे उनके कुछ अगर पिछले रिटर्न्स को हम आपके लिए एक चार्ट में लेकर आए हैं तो आप देखेंगे कि 33% से लेकर 46% तक का रिटर्न 1 साल का रहा है। जब बाजार थोड़े वॉलेटाइल थे तब भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आपको डबल डिजिट रिटर्न दे रहे थे। और ये वाले ही आपको स्कीम्स जो हैं लोगों के पोर्टफोलियो में भी बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं, क्योंकि सबको लगता है ना भाई अगर ये इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं तो निवेश क्यों ना किया जाए इसमें। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का डेटा हमें बताता है कि नवंबर 2024 में स्मॉल कैप फंड्स में 4,111 करोड़ रुपए का निवेश आया और इस कैटेगरी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है यानी लोगों का जो पैसा है वो 3.26 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। तो आपको स्मॉल कैप में अगर रणनीति बनानी है तो आज इसके रिस्क और रिटर्न दोनों का डायनामिक हम समझने वाले हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, मनी 9 के व्यूअर्स के लिए। वेलकम टू मनी 9 वंस अगेन हर्ष। Well, thank you, Priyanka. Always a pleasure to be on this show. सो प्लेजर तो हमारा होता है कि आपसे हम इतना सारा ज्ञान ले सकते हैं। तो इस 1 घंटे में अगर आप हर्ष जी की राय चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो पर, यही मौका है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं और हर्ष लाइव हैं अगले 1 घंटे के लिए। आप अभी भी अपने सवाल भेज सकते हैं, जैसे कई लोग तो हमें भेज रहे हैं ऑलरेडी यूट्यूब में, थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बार आपको व्हाट्सएप का नंबर बता देते हैं, 9311121874, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नहीं करना चाहते, आप ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल कीजिए हमें money9query@tv9.com पर। तो व्हाट्सएप नंबर 9311121874, जिसमें आप हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। ईमेल money9query@tv9.com। और यूट्यूब तो है ही जहां हम और आप लाइव अभी जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए। लेकिन सबसे पहले मैंने कहा कि हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं, तो इसी पर बात करते हैं। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न जो है इसने कितना इन्वेस्टर्स को मालामाल बनाया ये समझते हैं। हर्ष, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2014 में अगर किसी ने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 10,000 की सिप शुरू की होती और 2014 से 2024 तक यानी 10 साल तक वो लगातार इसको करते रहते, तो उनके पास अभी कितना पैसा जमा हो जाता? तो वेल देखिए प्रियंका, जो लास्ट 10 इयर्स का ये स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज है वो करीबन 18 से 20% का रिटर्न है। ओके, मैं ये रिटर्न्स का नंबर्स तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन व्यूअर्स को एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सिर्फ रिटर्न्स देखते हुए हमें इन्वेस्ट नहीं करना। अब ये स्टेटिस्टिक्स है तो मैं कुछ इसमें बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन 18 से 20% के आसपास का कंपाउंडेड रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी ने दिया है। अगर किसी ने 10,000 रुपए 10 साल के लिए किए होते हर महीने, तो उन्होंने करीबन 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 1,20,000 रुपया साल का हुआ और ये 10 साल का 12 लाख रुपया हो गया। आज अगर हम इसे कंपाउंड करें एसआईपी रिटर्न्स के हिसाब से तो ये करीबन 33 लाख रुपया हो जाता है। तो अगर किसी ने स्मॉल कैप में 10,000 रुपए के हिसाब से एसआईपी की होती, आज की तारीख में करीबन 33 लाख रुपया होता। लेकिन इससे ज्यादा मतलब एक बार के लिए इतना ही, ये नहीं कि भी अगर कोई शो यहाँ देखना बंद कर दे और सीधा स्मॉल कैप में शुरू करें, वैसे नहीं। हम इसकी रिस्क और रिवॉर्ड दोनों की बातें भी करेंगे। ओके, सो एब्सोल्युटली वही बता दीजिए, क्योंकि ये जो चार्ट आपने हमारे लिए कैलकुलेशन का बनाया वो देख करके मुझे इतना टेम्पटिंग लग रहा है। मुझे लग रहा है कि क्या मुझे जो व्यूअर्स के पोर्टफोलियोज आ रहे हैं जिसमें हमें मल्टीपल स्मॉल कैप्स देखते हैं, वो तो भैया फिर तो अभी देखिए अगर 12 लाख लगा करके कोई 33 लाख रुपए 10 साल में बना रहा है तो ये तो बहुत ही फैबुलस रिटर्न है ना। लेकिन आपने सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि ये रिटर्न को देखकर निवेश नहीं करना है, तो फिर क्या देखना है? और अगर फैबुलस रिटर्न दे रहा है तो फिर इससे दूरी क्यों हम रखें? आप इसकी रिस्क भी हाईलाइट कर दीजिए।
तो देखिए प्रियंका, हमने बात की पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न। ओके। ओके, तो ये ऐसा नहीं कि हर साल इन्होंने 18 या 20% रिटर्न दिया है। कोई साल में आप देखेंगे इसमें 50-60% का रिटर्न होगा, कई साल में आप देखेंगे ये नेगेटिव भी जा सकता है। ओके, इनफैक्ट जाता है, जा सकता है, वर्ड विल नॉट बी द राइट एनालॉजी। तो आपने पिछले 10 साल का एवरेज देखा, 18 से 20% हो गया, लेकिन ये 18-20% फिक्स डिपॉजिट की तरह हर साल रिटर्न नहीं आया है। ये ओके। बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है। तो कोई भी इन्वेस्टर जब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के मन बनाता है, उन्हें ये तय कर लेना है कि ऐसे कई साल आ सकते हैं, इन 10 सालों में हो सकता है कि 4 या 5 साल आपको नेगेटिव रिटर्न दिखे, हो सकता है कि 4 या 5 साल आपको फ्लैट रिटर्न दिखे, मतलब कोई भी रिटर्न नहीं आ रहा आपको, और अचानक कोई भी इन 10 साल में 2 साल ऐसा होगा जिसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ताकि पूरा 10 साल का एवरेज आपका 18 से 20% हो जाए। तो ऐसे कितने इन्वेस्टर्स हैं जो 4 या 5 साल तक, अगर मान लीजिए आपने आज एसआईपी शुरू की है और स्मॉल कैप में अगले 4 साल तक आपको नेगेटिव रिटर्न मिलता है, कितने ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिनमें धैर्य होगा कि ये फिर भी 5वें साल में एसआईपी करेंगे? इनफैक्ट 2 या 3 साल के ऊपर एसआईपी जाएगी नहीं। कई इन्वेस्टर्स के मन में ये आ जाता है कि इससे अच्छा तो मैं फिक्स डिपॉजिट कर लेता, वहां पे 7-8% रिटर्न तो मिल रहा था। तो ये 10 साल के आंकड़े जब हम देखते हैं एवरेज में, तो आपको 18 से 20% दिख रहा है, लेकिन साल दर साल इसकी वोलेटिलिटी देखते हुए अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो 1 साल या 2 साल के ऊपर जा ही नहीं पाते। तो लास्ट तो पहली बात क्या है, ये एवरेज रिटर्न आपको कब अज्यूम करना चाहिए? जो 10 साल तक पूरा निवेशित रहा है। बहुत ऐसे कम इन्वेस्टर, एम्फी का ही डेटा बता रहा हूं मैं, 3 साल से ऊपर या 5 साल के ऊपर की एसआईपी सिर्फ 4 या 5% एसआईपी कंटिन्यू होती है ओवरऑल। मैं सिर्फ स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे कितने उनमें से इन्वेस्टर्स होंगे जो स्मॉल कैप में 10 साल तक एसआईपी किए, आफ्टर सीइंग नेगेटिव रिटर्न फॉर 2-3 इयर्स, फ्लैट रिटर्न फॉर 3-4 इयर्स, एंड फिर एक्सपोनेंशियली 1-2 साल में रिटर्न मिला जिसका एवरेज हो गया। तो ये बिहेवियर साइड में ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो जब रिटर्न की बात कर रहे हैं तो जो कैलकुलेशन हमने आपको दिखाई वो एवरेज रिटर्न है, इसका ध्यान रखिएगा। ये हर साल का नहीं है, ये 10 साल का एवरेज रिटर्न जो है उसके मुताबिक ये कैलकुलेशन है। और 10 साल बहुत लंबा पीरियड है। आज अभी जैसे हाईलाइट कर रहे थे कि ये एक प्रॉब्लम, एक स्ट्रगल है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी, कि भाई लोग जो है ना 3 साल के बाद रिटर्न अच्छा नहीं आया, ये क्या हम निवेश कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा करके छोड़ देते हैं। तो ये जो है ना, ये जो सिप को रोकना जो है ना, ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। सो हमने देखिए, जब हम बोल रहे हैं ना कि आपने 12 लाख डाले 10 साल में और 33 लाख बने, तो वो 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपए की सिप डाल रहे थे। हर्ष, क्या मुझे अभी वरिड होना चाहिए? क्योंकि मैं अभी कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह जी से कल बात कर रही थी। उन्होंने हमें कहा कि भाई जो हमने रिटर्न देख लिया ना, बहुत अच्छा था, और अब थोड़ा सा निवेशकों को गैर होना चाहिए कि रिटर्न्स जो होंगे थोड़े म्यूटेड होंगे, थोड़ा आने वाले साल में एवरेज रिटर्न आप कम होते हुए दिखेंगे, जो पिछला समय रहा है वैसा नहीं आप रिटर्न देखने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है, इसका असर हम स्मॉल कैप के रिटर्न पर कितना देख सकते हैं, और कितने रिटर्न की उम्मीद करें अगर कोई इसमें निवेश करेगा तो? तो देखिए प्रियंका, पहली बात तो कितना रिटर्न का एस्टिमेशन कर सकते हैं, उसके लिए एम्फी ने क्लियर गाइडलाइंस दिए हैं। एम्फी ने गाइडलाइंस ये दिए हैं कि आप अगर फ्यूचर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के, खाली सिर्फ स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहे, इक्विटी एसेट्स जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आप करीबन 12% का अनुमान लगाएं। तो हालांकि पास्ट रिटर्न ऑन एन एवरेज हैज बीन 18 to 20%, अगर हम आगे का देख रहे हैं तो एम्फी गाइडलाइंस के हिसाब से ये सेफ है कि आप 12% का अनुमान लगा के चलें। तो ये रेगुलेटरी परव्यू के अंडर में मैं बोल रहा हूं कि ये उसका एस्टिमेशन आप लगा के चल सकते हैं। अब क्या आगे जाते हुए आपको सेम रिटर्न्स मिलेंगे जो पास्ट में मिले हैं? मैं पहली अगेन डिस्क्लेमर पॉइंट सेबी का ये है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स। तो जो आपको पास्ट में मिला है वो जरूरी नहीं है आगे भी मिलेगा। अब जो वैल्यूएशंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजों की बात करें, वैल्यूएशंस की बात करें, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये समझना होगा कि जितने रिटर्न्स आपको पास्ट में मिले हैं उतना एस्टिमेट करना कि आगे भी मिले, ये बहुत एग्रेसिव स्टैंड होगा। सो आई थिंक जब आप कोई भी प्लानिंग करें, आप प्लानिंग में ये कैलकुलेट करें कि भाई जो पास्ट में हो गया, फ्यूचर कोई भी चीज का आप अगर एस्टिमेट करते हैं कंजर्वेटिव बन के चले। ज्यादा रिटर्न मिला बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपने एम्फी गाइडलाइंस के हिसाब से 12% का अनुमान लगा के अपने गोल्स की प्लानिंग की है और फिर आपको ज्यादा मिल गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने अगर 15 या 17% के हिसाब से अपना कैलकुलेशन किया है
और आपको 12% रिटर्न मिला तो आप अपने टारगेट से कम जमा कर पाएंगे, तो वो एक नुकसानदायक सिचुएशन हो सकती है। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, मार्केट की जो कोई भी चीज एक टाइम तक एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, फिर थोड़ा प्लेटो हो जाता है। आप यूएस इकोनॉमी देखिए कि बहुत फास्ट ग्रोथ की, फिर एक टाइम पे आके सैचुरेट हो जाती है, फिर धीरे धीरे ग्रो करती है। सो यही चीज वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव को देखते हुए इंडियन इकोनॉमी बहुत ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अर्निंग्स हैव टू कैच अप, व्हिच मींस कि जो मार्केट मल्टीपल्स हैं, जो पी है, जो वैल्यूएशंस हैं, उसके सपोर्टिंग में जो कंपनीज की ग्रोथ होनी चाहिए, अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए, वो अभी आई नहीं उस हिसाब से। तो मार्केट आगे निकल गया, ग्रोथ इतनी अर्निंग्स की हुई नहीं है। तो दो सिनेरियो हो सकता है, या तो मार्केट करेक्ट करेगा और या तो वो फ्लैट हो जाएगा, वो टाइम करेक्शन में चला जाएगा कि भाई बढ़ नहीं रहा है, वेट कर रहा है कि अर्निंग्स कैचअप करेगी तो वैल्यूएशन जस्टिफाई करेगा। तो या तो टाइम करेक्शन होगा या मार्केट गिरेगा। लेकिन ये देखते हुए कितनी लिक्विडिटी है मार्केट में, कितना पैसा एसआईपी के जरिए अदरवाइज जो मार्केट में हरा है, मार्केट एक स्टीप क्रैश होना मुश्किल लग रहा है फ्रॉम लिक्विडिटी स्टैंड पॉइंट, प्योरली लिक्विडिटी स्टैंड पॉइंट से। तो विच मीन्स टाइम करेक्शन, आपको मार्केट वहां थम जाएगा और वेट करेगा कि अर्निंग्स कैचअप करे, तो इसको टाइम करेक्शन कहते हैं। सो गोइंग फर्दर, इन्वेस्टर्स अगर मार्केट में आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, स्मॉल कैप हो या कोई भी दूसरी स्कीम हो, उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जो रिटर्न्स पास्ट में मिला, हो सकता है वो रिटर्न्स आगे नहीं मिले, जब तक कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ देखी नहीं जाएगी वही रेशियो में जितने में मार्केट बढ़ रहा है। सो 2025 में आप कौन से आज हम क्योंकि स्मॉल कैप पर फोकस कर रहे हैं, तो वो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किन 5 स्मॉल कैप फंड्स में कहेंगे आप अपना खुद का निवेश करना चाहेंगे, कि आप एज पर्सन, नॉट एज समवन जो कि शो में बोल रहा है, बट एज अ पर्सन अपने लिए आप कहेंगे कि ये अगर मुझे निवेश करना हो और स्मॉल कैप चुनना हो तो इन 5 में से मैं पिक करूंगा। तो देखिए प्रियंका, मैंने क्या किया है कि फर्स्ट कई फिल्टर्स लगाने होते हैं। देखिए बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं वगैरह, हमने देखा कि लास्ट 3 इयर्स या थोड़े टाइम से स्मॉल कैप ने बहुत तेजी पकड़ी है। सो अगर कोई फंड मैनेजर पिछले 3 साल से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दैट्स नॉट द राइट बैरोमीटर। हमें ये देखना है कि हर मार्केट साइकिल में कोई फंड मैनेजर ने कितनी अच्छी तरह डाउनफॉल को भी मैनेज किया है, अपसाइड को भी मैनेज किया है। पहली बात, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो फिल्टर हम लगाते हैं वो ये हो सकता है कि 10 साल के ऊपर के जो फंड्स हैं हम उनमें से सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने मार्केट के अलग अलग साइकिल्स देखे हैं, तो कभी खराब मार्केट हुआ तो वो भी एक्सपीरियंस रहा है फंड मैनेजर को। ये नहीं कि सिर्फ बुल रन में उसने शुरू किया अपना फंड और बहुत अच्छा कर लिया तो मैं अच्छा हूं, नहीं, उन्होंने कभी गलत बुरा वक्त देखा ही नहीं है। ऐसे फंड मैनेजर्स, ऐसे फंड हाउसेज, ऐसी स्कीम्स जिन्होंने मल्टीपल मार्केट साइकिल्स देखे और उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, तो पहला फिल्टर हम स्मॉल कैप के लिए वो लगाएंगे। दूसरा फिल्टर आप ये लगाएंगे कि डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, क्योंकि स्मॉल कैप में स्टॉक सिलेक्शन बिकम्स एन इशू। तो डाइवर्सिफिकेशन, कितना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कितने स्टॉक्स है उसके अंदर वगैरह देखते हुए, तो 3-4 पैरामीटर्स को अगर हम फिल्टर्स लगाते हैं तो मैं 5 फंड की स्कीम के नाम बता सकता हूँ। क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप। इन सारे फंड्स ने 10 साल का टाइम होराइजन देखा है। ये 10 साल से ज्यादा स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में अवेलेबल है, इन्होंने सारे मार्केट साइकिल्स देखे हैं। सीनियर फंड मैनेजर्स हैं सारे, जो फंड हाउसेज हैं बहुत बड़े फंड हाउसेज हैं। जैसे मैंने कहा, जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो काफी हद तक मैनेज किया गया है। तो इन पहलुओं को देखते हुए ये 5 स्कीम्स हैं जिनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो वंडरफुल, आपने ये बता दिया किन पैरामीटर्स को देखिए। एकदम नया फंड भी बाजार में जब आता है, एनएफओज इतने सारे हैं, लोग उनके पीछे भागने लगते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं, और 10 साल उसकी जो फंड की उम्र है वो 10 इयर्स है, तो यानी उसने बहुत सारे मार्केट साइकिल देखे हैं और उसको पता है वो कैसे बिहेव करेगा डाउनफॉल्स में और आगे जब बढ़ेगा। एक डाइवर्सिफिकेशन और एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर इसको हैंडल कर रहा है, तो मैं कंफर्टेबल रहूंगी यहाँ पर निवेश करने में। और हर्ष भी कह रहे हैं कि ये आपके लिए ये फिल्टर्स बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। अब अगले 10 साल के लिए अगर 10,000 की सिप मैं एक स्मॉल कैप में शुरू करती हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में और भी कुछ स्कीम्स रहेंगी, पर मैं एक हिस्सा डेडिकेट करती हूँ स्मॉल कैप के लिए, तो ये भी बता दीजिए कितना आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको स्मॉल कैप में डालना है, और 10,000 की सिप अगले 10 साल तक मुझे कितना रिटर्न दे सकती है। आपके 12% के लिहाज से जो है एम्फी का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे मेरे लिए।
जी हाँ, सो कैलकुलेशन हम ऑब्वियसली रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंडर में ही करेंगे, जो है 12% का अनुमान दिया है। ओके। अगर 12% के लिए अगर कोई 10,000 रुपए एसआईपी करता है तो 33 लाख नहीं लेकिन 23 लाख रुपए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट 12%। अगर एक्चुअल रिटर्न ज्यादा मिला तो ज्यादा है, कम हुआ तो कम है, लेकिन 12% का अगर अनुमान लगाते हैं तो करीबन 23 लाख रुपए होने चाहिए। आपका जो सवाल था कि स्मॉल कैप में एलोकेशन कितना होना चाहिए, तो पहले तो मैं एक क्लैरिटी देना चाहता हूं कि स्मॉल कैप होता क्या है। क्योंकि हम स्मॉल कैप सुन रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप का डेफिनेशन कैसे एम्फी ने प्रिस्क्राइब किया है। सो देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जो टॉप 500 कंपनीज हैं देश की, उनमें से मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप बताया गया। सो टॉप 100 कंपनीज जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस से शुरू होती है, और जो 100 नंबर की कंपनी है वो आती है लार्ज कैप में। सो टॉप 100 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन विल बी लार्ज कैप। अगर हम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, सो 84,000 करोड़ के ऊपर की जो वैल्यूएशन की कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैप 84,000 करोड़ है, उसके ऊपर जो है गोइंग अप टू 19 लाख करोड़ जो रिलायंस का मार्केट कैप है, वो लार्ज कैप होती है। अब 101 नंबर से लेके 250 तक, सो 150 कंपनियां, जो 101 नंबर से लेके 250 नंबर की जो कंपनी है मार्केट कैप की, वो होती है मिड कैप। तो इस कैटेगरी में टिपिकली देखेंगे कंपनी की जो वैल्यूएशन है, जो मार्केट कैप है, वो 27,000 करोड़ से लेके 83,000 करोड़ तक का है। तो जो कंपनियां जिनकी मार्केट कैप 27,000 करोड़ है गोइंग अप टू 83,000 करोड़, वो मिड कैप कंपनियां होती हैं। और all companies up to 27,000 crores market cap will be small cap as per the latest AMFI categorization। जो जून का जो उनका कैटेगराइजेशन का चार्ट है उसके बेसिस पे बता रहा हूं कि सारी कंपनियां अप टू 27,000 crores मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप होती है। अब कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कितना रिस्क लेना है, तो रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, जो वॉलेटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करेगा, वो है फर्स्ट आता है स्मॉल कैप। वो बहुत वॉलेटाइल होगा, जब चलेगा तो बहुत तेजी से चलेगा, गिरेगा तो उतनी तेजी से गिरेगा भी। फिर उससे थोड़ा कम आता है मिड कैप, विच मींस बढ़ेगा एक लिमिटेड अमाउंट तक और गिरेगा भी फिर उतने लिमिटेड अमाउंट तक। और उससे कम होता है लार्ज कैप, कि उसमें वॉलेटिलिटी कम होगी क्योंकि वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, बड़ी कंपनियां हैं, तो उसमें इतनी वॉलेटिलिटी आप नहीं देखेंगे एज कंपेयर टू स्मॉल कैप। तो एक इन्वेस्टर को क्या समझना है, पहली बात कि मैं वॉलेटिलिटी कितनी संभाल सकता हूं। कि अगर मार्केट, मान लीजिए मैंने पैसे लगाए, मैंने 5 लाख रुपए लगाए और मार्केट गिर गया और अचानक मेरी वैल्यू उसमें 3 लाख रुपए दिखने लग गई, तो मैं कितना कंफर्टेबल हूं उस चीज को लेके। विसाविस अगर यही चीज लार्ज कैप में लगाएंगे तो 5 लाख का हो सकता है 4 लाख होगा, स्मॉल कैप का 3 लाख होगा, मिड कैप का 3.5 लाख होगा। होता वैसे नहीं है, लेकिन खाली एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तो जब मार्केट गिरेगा तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा गिरेगा, मिड कैप उससे कम गिरेगा और लार्ज कैप उससे कम गिरेगा। बढ़ेगा तो वैसे ही हम देखेंगे कि ग्रोथ भी वैसे होगी। तो एक इन्वेस्टर को देखना क्या है कि ये वॉलेटिलिटी मैं कितनी हैंडल कर सकता हूं। और दूसरी चीज आप एक और कर सकते हैं, मैंने मार्केट कैप की बात की कि 27,000 करोड़ तक का स्मॉल कैप होता है, तो इसमें कौन सी कंपनियां आती हैं जो 27,000 करोड़ तक है। तो एक सिंपल सी चीज है, जो स्कीम्स मैंने आपको बताई हैं वो स्कीम्स की फैक्ट शीट ले लीजिए। फैक्ट शीट जब आप लेते हैं वो स्कीम की, तो उसके अंदर कौन सी कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो कंपनियों के नाम आते हैं, उनके कितना एलोकेशन है, कितना परसेंटेज की कितनी कंपनी खरीदी है, सब आता है उसके अंदर। तो एक बार वो फैक्ट शीट खोल के देख लें कि कौन सी कंपनियों के नाम है, आप कंफर्टेबल उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे कंफर्ट आ रहा है। जिस दिन आपको कंफर्ट आ गया, आपने समझ कर इन्वेस्ट किया है, तो उसकी वॉलेटिलिटी को आप बेटर हैंडल कर पाएंगे। हमें प्रॉब्लम कब होती है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया वो हो रहा है। तो ये एक्सपेक्टेशन आप अगर ठीक से सेट करेंगे तो आप एलोकेशन कर सकते हैं। आप कितना करना, ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा, लेकिन आप अगर बेसिक पूछें तो 10-20% आप एलोकेट कर सकते हैं। अगर ज्यादा रिस्क लेने का एपेटाइट है तो उस हिसाब से ज्यादा लीजिए, लेकिन 10-20% से ज्यादा एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को नहीं लेना चाहिए। ओके, तो सोच कर और समझ कर निवेश कीजिए। 10 से 20% आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा अगर स्मॉल कैप की तरफ रख रहे हैं तो बढ़िया है। फिल्टर्स का ध्यान रखिए। एंड आई टोटली रियली एंजॉयड आपने जिस तरह से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को हमारे लिए डिफाइन किया। अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं तो हर्ष रुंगटा की ये सारी बातचीत इज अ मस्ट वॉच। अगर आप अभी शो में जुड़ रहे हैं तो इस शो को जब ये फाइनली हो जाएगा तो इस बातचीत को थोड़ा सा रिवाइंड करके इस बात को जरूर सुनिएगा। हर्ष, थैंक यू सो मच, दैट वाज अ वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। आई थिंक जो लोग नया शुरू कर रहे हैं निवेश, या जो ऑलरेडी स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज्ड होंगे, उनको ये बात
आपकी पूरी सुननी चाहिए। अब हम पोर्टफोलियोज की तरफ रुख करने वाले हैं। सो मेरे साथ हमारे फर्स्ट कॉलर राहुल जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, तो राहुल जी से बात करते हैं। राहुल जी नमस्ते, स्वागत है मनी 9 में। कहाँ से बोल रहे हैं राहुल? देहरादून उत्तराखंड से। देहरादून से, बहुत स्वागत है आपका। क्या करते हैं आप राहुल जी? सेल्फ एम्प्लॉयड जी, क्या करते हैं? कोचिंग कराते हैं। कोचिंग कराते हैं, ठीक है। सो राहुल जी बताइए, आपका पोर्टफोलियो मैं एक बार रीड आउट करती हूँ। राहुल जी जो हैं वो आपने निवेश किया हुआ है एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में 2 लाख, एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में 2 लाख, एसबीआई का एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड इसमें भी 2 लाख, एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड जिसमें 1.5 लाख, एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड 1.5 लाख, एसबीआई स्मॉल कैप फंड 10,000 की सिप आप इसमें कर रहे हैं। तो सारे आपने एसबीआई का ही फंड क्यों चुने हैं राहुल जी? हाँ, थोड़ा अभी पहली बार इन्वेस्ट किया ना, तो एसबीआई की जानकारी थी। तो आपको लगा कि एसबीआई पे थोड़ा आपको लगा कि ये जाना पहचाना नाम है हमारे देश में, इसीलिए आपने एसबीआई के म्यूचुअल फंड चुने? हाँ जी, यहाँ पे जो इनका ऑफिस है ना एसबीआई का, देहरादून में हेड ऑफिस, वहाँ से ली। तो कितने समय पहले आपने निवेश शुरू किया है? अभी क्या है, सितंबर में। अच्छा, सितंबर में। था, और आपने सिर्फ लमसम डाला है, तो आप सिप करना ही नहीं चाहते हैं? एक ही सिप है एसबीआई का स्मॉल कैप? हाँ, एक ही सिप। और सिप करेंगे या इसी पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करना है? अभी तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान से सुनिएगा। हर्ष रुंगटा के सामने आपका पोर्टफोलियो पहुंच चुका है। हर्ष, 6 स्कीम्स, 5 में लमसम, 1 में सिप, बस सब में एक कॉमन थ्रेड एसबीआई म्यूचुअल फंड। राहुल जी को क्या सलाह देंगे? देखिए राहुल जी, एसबीआई बहुत अच्छा फंड हाउस है। एसबीआई की फंड मैनेजमेंट टीम वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको जब 40 से ज्यादा फंड हाउसेस हैं, 40 से ज्यादा डिफरेंट आपको फंड मैनेजर्स मिलते हैं, तो क्यों ना हम सारे फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज का फायदा लें। एक सिंपल सी पॉइंट है, हर एक इंसान का, हर एक फंड हाउस का एक पर्टिकुलर अप्रोच होता है। सो फंड मैनेजर हो या फंड हाउस हो, वो एक पर्टिकुलर अप्रोच से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, स्टॉक सिलेक्शन करते हैं वगैरह। अगर आपने मान लीजिए 6 स्कीम ले रखी हैं और 6 स्कीम आपने एक ही फंड हाउस की ली है, तो कहीं ना कहीं एक ही फ्लेवर आपके पोर्टफोलियो में आया है, आपका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो जाता है। मान लीजिए एक फंड हाउस और हर एक फंड हाउस का चाहे और हर एक फंड मैनेजर का चाहे कितने भी अच्छे हों, उनके खुद के पर्सनल अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, विच मींस कि उन्होंने कभी कोई स्टॉक्स ले रखे हैं, वो चले नहीं है और उनका अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। आप बड़े से बड़े फंड हाउस, बड़े से बड़े फंड मैनेजर का नाम ले लीजिए, सबके कोई ना कोई अच्छा और बुरा वक्त आता है इन्वेस्टमेंट्स को लेके। तो जब आप अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्यों ना हम अलग अलग फंड हाउस में भी करें, ताकि अगर एक फंड हाउस बुरा कर रहा है कोई कारण से, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलती की है या जस्ट दैट कि उन्होंने जो स्टॉक्स लिए हैं वो चले नहीं है, तो क्यों ना हम वो डाइवर्सिफाई करके दूसरे फंड हाउस में भी जाएं, ताकि आपको अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग फंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज मिलेगी। तो आपकी पोर्टफोलियो में अच्छी बात क्या है कि आपने सभी कैटेगरीज में एक्सपोजर लेकर, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप, मिड कैप, कॉन्ट्रा, सब है आपके पोर्टफोलियो में। सो कैटेगरी वाइज आपने अच्छा एलोकेशन किया है। सिर्फ फंड हाउस वाइज आपको थोड़ा मेरे ख्याल से अलग अलग फंड हाउसेस पे जाना चाहिए। आप अगर बड़े नाम और नेशनलाइज्ड बैंक या कोई बड़ी कंपनियों के बारे में ज्यादा इंक्लाइंड है, तो एसबीआई बड़ा नाम है, एचडीएफसी बड़ा नाम है, आईसीआईसीआई बड़ा नाम है, कोटक, बिरला, टाटा, ऐसे बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं जिनमें आप अपना भरोसा लगा कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि ठीक है, अभी आपने जो कर रखा है, आप प्लीज थोड़ा फंड हाउस के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, ताकि आपको लार्ज कैप एक फंड से ले लीजिए, फ्लेक्सी कैप दूसरे फंड हाउस से लीजिए, स्मॉल कैप एक से लीजिए, तो आपको क्या अलग अलग फंड हाउसेस भी आपके पोर्टफोलियो में मिलेंगे। ओके, सो बहुत ही एक कंसंट्रेशन रिस्क है, आपने सभी एक ही कंपनी के सारे फंड्स चुन लिए हैं। पर अच्छी बात ये भी है, हर्ष बता रहे थे जैसे कि आपने डाइवर्सिफाई किया अलग अलग कैटेगरीज में, और यही डाइवर्सिफिकेशन जो है आपको जो है कंपनीज जब आप चुनते हैं तो वो भी उसमें भी होना चाहिए। राहुल जी, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और अमोल सूर्यवंशी के सवाल को मैं पिक कर रही हूँ यूट्यूब से। अमोल जी जो है हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, और अमोल जी जो है टेलर हैं, और उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया, फिर हमारे एक्सपर्ट्स ने उन्हें कुछ जब बातें बताई तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए, और वो एक
रिवाइज कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को और उसी पर आपका रिव्यू चाहेंगे। सो अमोल के क्वेश्चन में है कि उनके पास अब जब इन्होंने कुछ बदलाव किए हैं और ये बदलाव ठीक है कि नहीं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 2000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 2000 की सिप, टाटा का स्मॉल कैप फंड 2000 की सिप, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 1000 की सिप, कोटक का मल्टी कैप फंड 2000 की सिप। 18 साल का नजरिया है, 1 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं और अभी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9000 की सिप कर रहे हैं। 9000 की सिप 18 साल के लिए 1 करोड़ का टारगेट है। अमोल जी के पोर्टफोलियो में सब ठीक है? हर्ष आप कुछ चेंज करेंगे क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस से कुछ चेंजेस किए हैं। देखिए अमोल जी, दो बातें। अगर आप किसी से सुन के, किसी एक्सपर्ट की राय लेके आपने बदलाव किया है ऑलरेडी, तो मैं समझ रहा हूं कि आपने उस एक्सपर्ट की एडवाइस को समझा भी है। तो अगर आपने वो समझ के अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस किए हैं तो उसे रीवैलिडेट करने से क्या होगा कि आप अपने आप को ही कंफ्यूज करेंगे। मान लीजिए मेरा एक पर्सनल स्टाइल होगा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने का और आपने किसी और को सुन के बनाया है, तो उन्होंने भी अपने एक पर्टिकुलर बैक एंड रिसर्च या उनकी कोई फिलॉसफी को देखते हुए आपका पोर्टफोलियो बनाया। तो अगर आप एक पोर्टफोलियो समझ के बना रहे हैं तो उसे फॉर द सेक ऑफ वैलिडेशन आप किसी और से ना कराएं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हालांकि जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है वो अच्छा है, तो मैं नहीं सुझाव दूंगा कि आप कोई भी बदलाव करें। आपका पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है मुझे और जो एक्सपोजर आपने अलग अलग कैटेगरीज में ले रखा है वो भी अच्छा है। सो जस्ट एक जेनरिक एडवाइस आपके लिए और बाकी सब जो देख रहे हैं, प्लीज अगर किसी पे भरोसा करके आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उनके पर्टिकुलर स्टाइल को भी आप समझिए और उनके प्रेफरेंस, उनके फिलॉसफी, उनकी रिसर्च बेस पे आप भरोसा रखें। किसी और एडवाइजर के पास जाएंगे, मान लीजिए मेरे से पूछते हैं, तो ये नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया, लेकिन उनकी जो स्टाइल थी उस हिसाब से पोर्टफोलियो अच्छा है। अब मेरी स्टाइल के हिसाब से मैं अगर आपको कुछ बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सही और गलत दोनों नहीं है, सब अपनी जगह पे सही है। तो आपको किसकी सलाह अच्छी लगती है, किसकी स्टाइल अच्छी लगती है, आप उससे कंसल्ट करें और उस पर फिर भरोसा करके एक ही जन से आप अगर रखेंगे अपना पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, तो ज्यादा बेटर होगा। सो अमोल जी, इसमें कुछ भी गड़बड़ी जो है वो कह रहे हैं हर्ष नहीं है, बट आपने जो चेंज किया वो अभी उन्हें ठीक लग रहा है, पर वो अपने हिसाब से कुछ फिर चेंज करें, फिर आप मुझे अगले शो में भेजें और शायद उसमें हर्ष नहीं हो तो फिर आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। सो हर्ष कह रहे हैं कि बस अभी जो कर रहे हैं आप करते रहिए, गुड गोइंग। चलिए अब हम लेते हैं एस.एन. तिवारी जी का क्वेश्चन। तो एस.एन. तिवारी जी सुल्तानपुर से हमारा शो देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। पॉलिटिकली काफ़ी हैपनिंग स्पॉट है ये, लेकिन चलिए हम अब निवेश की बात करने वाले हैं। सो तिवारी सर के पास क्या क्या है? इनके पास है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें 5000 की सिप कर रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल के वैल्यू डिस्कवरी फंड में भी 5000 की सिप जाती है। कोटक के मल्टी कैप फंड में 5000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 5000 की सिप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड अगेन 5000 की सिप और टाटा के स्मॉल कैप फंड में भी 5000 की सिप। इन ऑल 30,000 की सिप जो है वो कर रहे हैं। 15 साल का नजरिया रखते हैं और अपने पोर्टफोलियो पर आपकी राय चाहते हैं। साथ में इन्होंने अपनी वाइफ का भी पोर्टफोलियो भेजा है, तो चलिए वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। फिर हम अगर हमारे एक्सपर्ट कहेंगे तो हम उसे एक बार फिर से आपको कुछ बता देंगे। तो मिसेस तिवारी का पोर्टफोलियो लेकर आइए। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 3000 का निवेश, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड 3000 का निवेश, बंधन का स्मॉल कैप फंड 3000 का निवेश, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड 3000 का निवेश, 12000। खुद तिवारी जी 30,000 का निवेश कर रहे हैं, अपनी इनकी जो वाइफ है वो कर रही है 12,000 का निवेश। दोनों का ही 15 ईयर्स का नजरिया है। आप इन दोनों पोर्टफोलियोज को अलग अलग रिव्यू करेंगे? आपको लगता है कि इन दोनों को मिक्स अप करना चाहेंगे? हर्ष, आप क्या सजेस्ट करते हैं? तो देखिए प्रियंका की हस्बैंड वाइफ का पोर्टफोलियो अगर इंडिविजुअली वो खुद मैनेज कर रहे हैं और कॉमन में नहीं गिनते हैं तो हम अलग अलग देखते हैं। लेकिन अगर कई बार ऐसे होता है कि इन्वेस्टमेंट एक ही अकाउंट से रहा है लेकिन वो दो नाम से फॉर व्हाटएवर रीजंस करते हैं, तो वो एक कलेक्टिवली देखा जाता है कि भाई आपका एक्सपोजर क्या है। हालांकि अगर तिवारी जी का हम खुद का और उनकी वाइफ का पोर्टफोलियो देखते हैं, मुझे ऐसे कोई रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे कि हमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर ही करने की जरूरत है। आई थिंक बहुत अच्छी तरह इन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप सब में कर रखा है। एक चीज को मैं हाईलाइट करूंगा जो तिवारी जी ने किया है, उन्होंने स्मॉल कैप में एक ही कैटेगरी के 2 स्कीम्स खुद के नाम पे ली है, 2 स्कीम अपनी वाइफ के नाम पे ली है।
तो ये एक हद तक ठीक स्ट्रेटेजी है, मतलब हम कहते हैं कि एक कैटेगरी में एक ही फंड रखिए, लेकिन स्मॉल कैप में क्योंकि फंड मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सी कंपनी खरीद रहे हैं, कितनी खरीद रहे हैं, तो ये कैटेगरी में आप अगर 2 स्कीम रखते भी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ताकि इसमें वेरिएशन बहुत है कि भाई एक फंड हाउस एक तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाता है स्मॉल कैप का, दूसरा दूसरी तरीके से बनाता है, तो हो सकता है कि आपको दोनों फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज मिले, तो उस लिहाज से ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट है, एज अ फैमिली आप 42,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने का, और उसमें से 16,000 रुपए आपका स्मॉल कैप में जा रहा है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आर यू कंफर्टेबल विद दिस, कि 42,000 के इन्वेस्टमेंट पे 16,000 रुपए आपके स्मॉल कैप में जा रहे हैं। तो एलोकेशन की जो हमने शुरुआत में बात की थी, कितना एलोकेशन होना चाहिए, 10 to 20% होना चाहिए। आपके केस में ये 40% आपका एलोकेशन स्मॉल कैप में एज अ फैमिली, हस्बैंड वाइफ मिला के। अगर आप कंफर्टेबल हैं इस तरह के एलोकेशन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू करें। अगर शुरुआत की जो हमारी बात थी उसे ध्यान में रखते हुए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखना है, तो अगर आपको लगता है कि इतना रिस्क नहीं लेना है तो शायद आपको अपना एलोकेशन कम करना होगा। हालांकि फॉर नाउ कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग लुक्स फाइन टू मी। ठीक है, बस एक बार चेक कीजिए कि भाई 42,000 आप कर रहे हैं, उसमें से 16,000 का हिस्सा जो है आप और आपकी वाइफ दोनों मिल करके स्मॉल कैप पे डाल रहे हैं, तो वो रिस्क एपेटाइट को एक बार आपको जरूर रिव्यू कर लेना चाहिए तिवारी जी। और वैसे आपकी स्कीम सिलेक्शन सही है, इसमें कोई भी चेंज हर्ष नहीं करना चाहेंगे। एक लाइव क्वेश्चन ले लेते हैं सैयद बुरहानुद्दीन हकीम जी का। तो बुरहानुद्दीन जी जो कर रहे हैं वो निवेश कर रहे हैं 15,000 रुपए का निवेश उनका SBI निफ्टी के इंडेक्स फंड में है। पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 3,000 का निवेश कर रहे हैं, और एक्सिस के ESG इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी फंड में 4,000 का निवेश किया है। 10% से ये स्टेप अप भी करेंगे, और इन्होंने नजरिया नहीं बताया है, 2 करोड़ का लक्ष्य ये हासिल करना चाहते हैं। मैं एक बार इनका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर भी देख लेती हूँ, लेकिन फिलहाल ये 3 स्कीम्स हैं। आपका क्या व्यू होगा? इन्होंने मुझे समय नहीं बताया 2 करोड़ इन्हें कब तक चाहिए, अगर आप देख रहे हैं तो वो बता दीजिए। पर हाँ, ये 3 स्कीम्स पर आपका व्यू जान लेते हैं हर्ष। तो देखिए प्रियंका, अपने आप में तीनों स्कीम्स अच्छी हैं, खाली एक पॉइंट को हाईलाइट करूंगा, इनका पोर्टफोलियो एसेंशियली लार्ज कैप है। किस तरह से बताता हूं, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड जो है वो प्योर इंडेक्स कैन फंड आई है। जस्ट इंटरप्ट यू? 15 इयर्स में 2 करोड़, और इनकी एज अभी है 39। ओके, गॉट इट। तो सैयद जी का जो पोर्टफोलियो है वो एसेंशियली लार्ज कैप है, इनका मान लीजिए मोटा मोटी पूरा पैसा लार्ज कैप में जा रहा है। हालांकि कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं, ताकि अगर ये सोच के इस तरह से सोचे नहीं है तो फिर उस पर ध्यान देना होगा। तो SBI निफ्टी इंडेक्स फंड जो है वो सिर्फ निफ्टी 50 की जो इंडेक्स कंपनियां हैं उसमें ही इन्वेस्ट करता है, तो प्योरली लार्ज कैप हो गया। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है वो एक फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन उसमें से मेजर पोर्शन जो है वो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट हो रहा है। तो आपका मान लीजिए 3,000 रुपए जो कर रहे हैं उसमें से 2-2,500 रुपए तो लगभग या उससे ज्यादा ही आपका लार्ज कैप में ही जा रहा है, बाकी के पैसे थोड़े मिडिल स्मॉल कैप में। तीसरा जो आपका है वो ESG फंड है, ठीक है, वो आप कॉन्सेप्चुअली बोल लीजिए ESG इंटीग्रेशन फंड है, लेकिन ठीक है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस डिटेल्स फॉर द मोमेंट। कमिंग टू हिज पोर्टफोलियो, अगर आपने कॉन्शियसली रिस्क को देखते हुए, वोलेटिलिटी को देखते हुए पोर्टफोलियो बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज कंटिन्यू करिए। अगर आपने अनजाने में ये किया है कि भाई आपको अगर मिड कैप का भी एक्सपोजर चाहिए, तो आपको एक प्योर मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, जो आप एक्सेस ESG इंटीग्रेशन फंड की जगह पे आप एक प्योर मिड कैप ले सकते हैं, अगर आपको मिड कैप कंपनीज में करना चाहते हैं। मिड कैप कंपनीज कौन सी हैं? जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, 27,000 करोड़ से लेके 84,000 करोड़ तक का जो मार्केट कैप होता है वो 150 कंपनियां मिड कैप में आती है। अगर आप उसका एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो एक्सेस ESG इंटीग्रेशन फंड की जगह पे आप एक मिड कैप फंड जोड़ सकते हैं। अदरवाइज ये पोर्टफोलियो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, तो कंटिन्यू कीजिएगा इस पोर्टफोलियो को, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाबूराज जी का क्वेश्चन लेते हैं। बाबूराज जी जो है वो पराग पारी के फ्लेक्सी कैप फंड में 15,000 का निवेश कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 15,000 की सिप जा रही है। ICICI प्रू के ब्लू चिप फंड में 25,000 की सिप है। निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में 10,000 की सिप है। HDFC के BSE 500 इंडेक्स फंड में 10,000 की सिप है। कोटक के मल्टी कैप फंड में 15,000 की सिप है। SBI के कॉन्ट्रा फंड में 15,000 की सिप है। HDFC का मल्टी कैप फंड भी है जिसमें 10,000 की सिप कर रहे हैं, और टाटा का स्मॉल कैप फंड भी है। ओके, सो
कुल जो है 9 सिप कर रहे हैं, 1,25,000 रुपए। वाओ, बिग अमाउंट। और मैं देख रही हूँ आपने देखा स्मॉल कैप, दो स्मॉल कैप यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, टाटा का स्मॉल कैप, दोनों में कर रहे हैं। और फ्लेक्सी कैप में भी मुझे लगता है स्मॉल कैप तो होगा ही, राइट। तो अब बताइए, ये कह रहे हैं कि मैं 20% से हर साल स्टेप अप भी करूंगा। बहुत अच्छी अमाउंट है, 1,25,000 हर महीने आप अगर निवेश कर रहे हैं और 20% से स्टेप अप करेंगे तो आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? स्टेप अप वाली बात तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है हर्ष, लेकिन मुझे ये 9 स्कीम्स जो हैं, आपको लग रहा है कि सही है 9 स्कीम्स? जी हाँ प्रियंका, आपने सही हाईलाइट किया कि अगर 1,25,000 रुपये भी अगर आप महीने का कर रहे हैं तो 5 स्कीम काफी होती है। एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ, आप उससे ज्यादा जब लेने जाते हैं ना तो आपका ओवरलैपिंग हो जाता है, विच मीन्स आप 2 स्कीम ले तो रहे हैं लेकिन जो अंडरलाइंग स्टॉक्स है वो काफी हद तक मेल खाएंगे। सो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मैंने समझाया कि मोर और लेस लार्ज कैप ही है, कि उसमें मेजर एलोकेशन लार्ज कैप का है। आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड भी लार्ज कैप फंड है, लेकिन ठीक है, वैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरलैप आएगा। मल्टी कैप आपके पास कोटक मल्टी कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप है। सो आपके पास स्कोप है कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करें। ओके, कंसोलिडेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू की 5 स्कीम रखें, उससे आपका डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस पूरा हो जाता है, तो आगे जाते हुए भी आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली ये पोर्टफोलियो को मैनेज करना आसान रहेगा। तो कौन सी 5 स्कीम आपको रखनी चाहिए वो मैं बता दूं आपको। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को आप कंटिन्यू करें और सभी स्कीम में जो 5 स्कीम कर रहे हैं उसको सभी में 25,000 रुपए की एसआईपी कर दें, तो आपका 1,25,000 इन 5 स्कीम में चला जाएगा। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रखें, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड रखें, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रखें, कोटक मल्टी कैप एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो इन 5 स्कीम में आप 25,000 रुपया कर दीजिए, आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, कॉन्ट्रा, सारी स्टाइल्स आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगी। तो ओवरलैपिंग का चांस भी कम होगा और आगे जाते हुए जब आप स्टेप अप भी करना चाहते हैं, एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं, इन्हीं स्कीम से बढ़ाते रहिए। मैं फिर से आपकी कन्वीनियंस के लिए एक बार दोहरा रहा हूं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, बस इन 5 स्कीम्स में आप 25,000 रुपए करके इन्वेस्ट कर दीजिए। बाकी स्कीम्स में से रिडीम करके इन्हीं 5 स्कीम में कंसोलिडेट कर दीजिए। तो आगे जाते हुए आपके पास सिर्फ 5 स्कीम रहेगी, जो भी स्टेप अप करना है वो इन्हीं स्कीम्स में करिएगा। ओके सर, ग्रेट ग्रेट इस बात का कि पहले तो हर्ष जी ने मेरा भी काम कर दिया, पूरा रैप अप करके बता दिया बाबूराज जी। बस 5 स्कीम, 25,000 रुपए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि मैं बताना चाहूंगी कि आज हम पहली बार 400 से ज्यादा लोग लाइव हमें देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि सेंचुरी लग गई, आज तो डबल से भी डबल सेंचुरी यहाँ पर लग रही है। हर्ष, आई थिंक आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है, एंड आप जिस तरह से टाइम निकाल करके सभी को समझा रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आजकल क्या है ना, हमारे पास पैसा हो जाता है फिर समय नहीं होता, और आप जिस तरह से हर पोर्टफोलियो को समय दे रहे हैं, सो मैं जितने भी लाइव लोग हमें सुन रहे हैं उनकी तरफ से आपको एक बार थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच हर्ष। और अब आपको कैसे सवाल पूछना है वो रास्ता आपको बता देते हैं फिर से, ताकि आप और क्वेश्चन भेज सके हमारे लिए। 9311211874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर कीजिए। और अगर आप हमें यूट्यूब पर क्वेश्चन भेजना चाहते हैं, वेल एंड गुड, बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, हम कोशिश करेंगे जरूर उसको शामिल करने की। तो चलिए यूट्यूब का ही क्वेश्चन एक पिक करते हैं अब। हाँ, के कंप्यूटर के हैंडल से आ रहा है ये क्वेश्चन, और इनका नाम नहीं पता है। के कंप्यूटर साहब को जो है वो 25 साल में 2 करोड़ जोड़ना है, और ये निवेश कहाँ कर रहे हैं, इनका पोर्टफोलियो दिखाते हैं आपको। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड में ये 2,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1,000 का निवेश कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में 1,000 का निवेश है। कोटक के मल्टी कैप फंड में 2,000 का निवेश है। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में 1,000 का निवेश है। एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 1,000 का निवेश कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8,000 रुपए का की सिप के कंप्यूटर कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की 2 स्कीम्स, एक ब्लू चिप फंड, एक इन्होंने पैसिव फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लिया है, एक स्मॉल कैप है इनके पास निप्पॉन का, एक कोटक का मल्टी कैप है, पराग का फ्लेक्सी कैप है, और एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है। तो आपको क्या लग रहा है, 25 साल में 2 करोड़ का टारगेट इन 8,000 रुपए की सबसे अचीव हो पाएगा?
तो प्रियंका, पहले मैं स्कीम्स के बारे में बता दूं। इनकी 6 स्कीम्स हैं जिसमें ये 8,000 रुपया कर रहे हैं। क्लियर सी बात है, जो मैंने पहले भी कहा कि इतनी सारी स्कीम्स की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ 2 स्कीम में 4-4 हजार रुपया भी करें ना, तो आपका पर्पस पूरा हो जाता है। तो ठीक है, 2 नहीं, आपको चाहिए 4 स्कीम ले लीजिए जिसमें 2-2 हजार रुपया करें, ताकि आगे जाते हुए आप उसी में बढ़ा भी सकते हैं। सो एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप 2,000 कर लें, एचडीएफसी मिड कैप में 2,000 कर लें, कोटक मल्टी कैप में 2,000, एंड एक स्मॉल कैप लीजिए, निपॉन स्मॉल कैप। सो आई थिंक दिस इज गुड इनफ। सो एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया, एचडीएफसी मिड कैप, कोटक मल्टी कैप एंड निपॉन स्मॉल कैप। आप इन 4 स्कीम में 2-2 हजार रुपया कर लें, ताकि आपको सभी कैटेगरीज में एक्सपोजर मिल गया और इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो 2 स्कीम कम से कम आपकी कम हो जाएगी। जो दूसरा सवाल था आपका कि 25 साल में आपको अगर 2 करोड़ कितना होगा, मैं आपको बता दूं कि आप 8,000 रुपये हर महीने के कर रहे हैं फॉर 25 ईयर्स, तो 12% का अगर हम अनुमान लगाते हैं तो आपका जो कॉर्पस होगा वो करीबन 1.5 करोड़ रुपए आसपास बन सकता है। 12% के हिसाब से, यस। सो करीबन 1.5 करोड़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको 2 करोड़ का टारगेट है तो ऑब्वियसली एसआईपी बढ़ानी होगी, लेकिन आपके 25 साल का टाइम है। जैसे हर साल आपकी इनकम बढ़ती है, या एक स्टेप अप का रूल बना लीजिए कि मैं हर साल 10% बढ़ाऊंगा, तो आप अगर वैसा करेंगे तो आप 25 साल में देखेंगे आप 2 करोड़ के काफी आगे आपका कॉर्पस निकल जाएगा। ओके, सो स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी होगा। आपको सिर्फ 8,000 से बात नहीं बनने वाली है। और कौन सी स्कीम्स है वो हर्ष जी ने बता दिया। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर। कॉल तो नहीं कनेक्ट हो रहा है, पर अनिल जी का क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अनिल कुमार दास का ये क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ। सो अनिल जी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है। इनकी सैलरी जो है वो है इन्होंने बताया हमें 50,000। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड 1,000 की सिप, एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में 1,000 की सिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 1,000 की सिप, साथ ही में है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड 5,000 की सिप, क्वांट का स्मॉल कैप फंड 1,000 की सिप, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड 5,000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1,000 की सिप, टाटा के स्मॉल कैप फंड में 1,000 की सिप। सो अभी पोर्टफोलियो की इनकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 75,000 हो गई है। 6 महीने पहले इन्होंने निवेश करना शुरू किया था। इन्होंने बताया कि जो एसबीआई का बैफ और एचडीएफसी का बैफ है, ये 3 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बेसिकली ये इसमें निवेश कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक गोल है और वो गोल है कार खरीदना है। और कार खरीदने के लिए ये निवेश सही है क्या? और 5 साल के बाद घर भी इनको खरीदना है, तो उसके लिए कुछ फंड्स अगर आप बता सकें। सो जो बैफ है, दोनों हाइब्रिड स्कीम जो है उन्होंने 3 साल के लिए नजरिए के साथ निवेश कर रहे हैं जिससे कार खरीद सके। हर्ष, आपको कैसे लग रही है इनकी पूरी प्लानिंग की, अनिल जी की? तो देखिए, जहां तक सवाल 3 साल में गाड़ी खरीदने का और उसके लिए उन्होंने बैफ एज ए कैटेगरी लिया है, तो बहुत अच्छी स्कीम है। मतलब आप बैफ कैटेगरी में 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आई एम प्रीटी पॉजिटिव कि आपका कॉर्पस जो है वो मार्केट के संतुलन बनाते हुए चलेगा। सो बैफ का क्या होता है, इक्विटी डेट का एलोकेशन वो मार्केट के वैल्यूएशन के बेसिस पे करते हैं, एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है। तो उस लिहाज से आप अगर 3 साल के लिए बैफ में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो पोर्टफोलियो है जिसमें आप 16,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास 8 स्कीम है, अगेन वही नैरेटिव मैं बताऊंगा कि आपको इतनी सारी स्कीम्स की जरूरत नहीं है। तो आप अपने पोर्टफोलियो कंसोलिडेट 4 स्कीम में कर लें, और 4,000 रुपए एक स्कीम में जमा करेंगे तो 16,000 रुपए आपका हो जाएगा। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप, आप इन 4 स्कीम्स में आप 4-4 हजार रुपए करके निवेश कर दें तो काफी है। आपको इससे ज्यादा बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये नहीं कि अब बाकी स्कीम्स अच्छी नहीं है, मैं सिर्फ कंसोलिडेशन स्टैंड पॉइंट से बता रहा हूं कि आपको 4 स्कीम काफी है। तो उस हिसाब से आप इन 4 को मेंटेन करें और बाकी स्कीम्स को रिडीम करके इन्हीं में कंसोलिडेट कर लें, ताकि आगे जाते हुए अगेन आपके लिए भी पोर्टफोलियो एडमिनिस्ट्रेशन करना, पोर्टफोलियो को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। ओके, सो अनिल जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। अनिल जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैडम नमस्ते। नमस्ते। तो आप उड़ीसा से बोल रहे हैं, कटक से बोल रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू मैडम। आपका पोर्टफोलियो डिस्कस कर रहे थे अभी आप। तो हर्ष जी कह रहे हैं ना, 8 स्कीम की जगह आप कंसोलिडेट करके सिर्फ 4 स्कीम में निवेश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ और पूछना चाहेंगे? उन 4 स्कीम का तो इन्होंने बता दिया है कौन कौन से हैं। मैं हर्ष को कहूंगी वो एक बार आपके लिए फिर से रिपीट भी करेंगे, पर कोई एडिशनल क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि
सर मैं 3-4 साल के बाद एक कार खरीदना चाहता हूँ। जी। उसके लिए एक या दो फोन। ओके, तो आपके पास अभी कैपेसिटी कि आप थोड़ी सी सिप की अमाउंट बढ़ा भी सकें? हाँ हाँ, ओके, ठीक है। 1000 पर मंथ कर सकता हूँ। और एक वो है, मैं घर खरीदना चाहता हूँ 30 लाख का। मेरा और एक मदर के नाम पे पोर्टफोलियो है, आईसीआईसी ब्लू चिप, मोतीलाल मिड कैप, स्मॉल कैप। मोतीलाल का मिड कैप और तीसरा स्मॉल कैप। मोतीलाल का मिड कैप, आईसीआईसी का ब्लू चिप और एसबीआई का स्मॉल कैप। ओके ओके, ब्लू चिप में 5000, मोतीलाल में 5000 और एसबीआई में 2000। Okay. घर एक 5-6 साल के बाद घर खरीदने के लिए मैं उसे भी कर रहा हूँ। मदर के नाम पे है वो। Okay. तो मुझे चाहिए 5-7 साल के बाद एक घर खरीद करना चाहता हूँ और 3 से 4 ईयर में मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। इसलिए फंड चाहिए मुझे। कौन सा फंड में मैं लमसम कर सकता हूँ? अभी 2 लाख अमाउंट भी है मैडम। ओके ओके, चलिए अच्छा हुआ ना हमने आपसे बात कर लिया, कनेक्ट हो गए हम। क्योंकि देखिए अब आपके क्वेश्चन जो है ना वो और बढ़ गया। पहले तो 4 स्कीम्स में ही आपको कंसोलिडेट करना है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, एसबीआई का क्वांट्रा फंड, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये आपके फंड्स की बात हो गई, ठीक है। 8 है, उसको 50% से स्लैश कीजिए, यानी सिर्फ 4 स्कीम्स रखिए। अब आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन। हर्ष, अच्छा हुआ हमने अनिल जी से बात कर ली, तो उनके कुछ सवाल और हैं और एक पोर्टफोलियो और भी जुड़ गया है। सवाल गाड़ी खरीदने के लिए बताइए कहाँ पर निवेश करें, 2 लाख का लमसम बताइए कहाँ कर सकते हैं। प्लस इन्होंने मदर के नाम से, मुझे लग रहा है ये खुद करें मदर के नाम से, आईसीआईसीआई के ब्लू चिप में 5000 की सिप है, मोतीलाल मिड कैप में 5000 की सिप और 2000 की सिप एसबीआई स्मॉल कैप में है। और ये वाला जो फंड्स है ना, ये 3, ये घर खरीदने का टारगेट जो है 5 से 7 साल में। सर देखिए प्रियंका, अनिल कुमार जी खुद की जब नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्होंने 16,000 की एसआईपी के लिए 8 स्कीम ले रखी है। इनकी मदर 12,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही है और 3 स्कीम में कर रही है। तो सीधी सी बात है अनिल कुमार जी, आप भी खुश होंगे ये चीज सुन के कि आपकी मदर आपसे बहुत ज्यादा समझदार है। तो मैं मजाक के रूप में बता रहा हूँ क्योंकि आपकी मदर है तो मैं ये बोल सकता हूँ, लेकिन ये वैसे मजाक के तौर पे मैं समझ रहा हूँ कि आप खुद आप ही उनके नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बट नेवरदलेस, सो आप देखेंगे आपकी मदर का पोर्टफोलियो एनालाइज करिए। एक लार्ज कैप है, आईसीआईसीआई ब्लू लार्ज कैप, मोतीलाल मिड कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप। 5-5 हजार लार्ज एंड मिड कैप में, स्मॉल कैप में 2,000 रुपए। तो एलोकेशन का ध्यान दीजिए। स्कीम के देखिए, 3 लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पूरा मार्केट आपके पास आ गया। 3 स्कीम में पूरा खत्म हो गया सारा। अब यही चीज आपको करनी है। तो हम अगर अपने माँ बाप से शिक्षा ले लें तो शायद हमारा पोर्टफोलियो भी अच्छा बन जाएगा। अगेन मजाक के रूप में बता रहा हूँ, बट नेवरदलेस उसी लिहाज से आपको बता रहा हूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो भी कंसोलिडेट कर लें। 4 स्कीम बहुत होती है। अब आते हैं आपके गाड़ी का जो लक्ष्य है, जो जिसमें 2 लाख लमसम लगाना चाहते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छी कैटेगरी है 3 साल के लिए, जिसमें आप लमसम भी लगा सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपके पास है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें आप एसआईपी ऑलरेडी कर रहे हैं। आप चाहें तो उसी में अपना 2 लाख लमसम भी लगा दें। लेकिन अगर आप गाड़ी का जो गोल है वो सेपरेट रखना चाहते हैं अपनी एसआईपी से, तो आप एसबीआई बैलेंस फंड में जो आपने सिलेक्ट किया है उसमें लमसम के रूप में एक सेपरेट गोल बना के, एक सेपरेट स्कीम बना के उसमें पैसे लगा दें। तभी, क्योंकि जब गाड़ी खरीदनी होगी तो उसमें से आपको रिडीम करना। आपका जो लॉन्ग टर्म का गोल है एचडीएफसी बैलेंस फंड जिसके पोर्टफोलियो में आता है, उसमें आपको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, चलिए काफी क्लैरिटी आपने दे दी है। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमित शर्मा जी के क्वेश्चन को मैं पिक कर रही हूँ और अमित जी ने हमें सवाल पूछा है कि 30,000 रुपए की सिप शुरू करना चाहते हैं और वाइफ के नाम से 10% ये स्टेप अप भी करेंगे। 20 साल का नजरिया है। मैंने 5 फंड निवेश के लिए चुने हैं, क्या इनमें निवेश करना सही होगा? सो ये आपकी राय निवेश शुरू करने के पहले चाहते हैं। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई का एक पैसिव निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और एचडीएफसी का मल्टी कैप फंड।
क्या मुझे हर साल कोई टैक्स देना होगा, भले ही मैं फंड से पैसे निकालूं या ना निकालूं? रिस्क मॉडरेट टू हाई रिस्क है। 10 से 12 साल के बाद हो सकता है सिप में निवेश रोक दूं, और क्या सिप रोकने के बाद भी निवेश का पैसा नहीं निकालने पर फंड ग्रो होता रहेगा? अमित जी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, और सबसे अच्छी बात ये लग रही है ना अमित जी जो है वो प्लानिंग के पहले ही ये अपना होमवर्क कर रहे हैं, और होमवर्क पूरा करने में हर्ष जी इनकी मदद करेंगे। हर्ष, प्लीज गाइड कीजिए अमित जी को। जी हाँ, सो यस प्रियंका, कि इनके पोर्टफोलियो जो इन्होंने सिलेक्शन किया है, और अच्छी बात है कि पोर्टफोलियो शुरू करने से पहले उन्होंने ये पूछ रहे हैं ताकि बार बार वो चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े। तो एक खाली हाईलाइट करूंगा पॉइंट, आईसीआईसीआई अप्रूव ब्लू चिप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप एंड एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, ये तीनों लगभग एक कैटेगरी में आएगी, लार्ज कैप कैटेगरी में। और उसमें सिलेक्शन का जो स्टॉक्स है वो 100 कंपनियां ही हैं जिनमें से इनको पोर्टफोलियो बनाना है। तो डेफिनेटली एक स्कीम आप हटा सकते हैं जो है आईसीआईसीआई अप्रूव ब्लू चिप फंड। हालांकि मैं एम्फोसाइज करना चाहूंगा, आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड बहुत अच्छी स्कीम है, फंड हाउस भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि आप एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ले रहे हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 ले रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट 50 तो लार्ज कैप ही है और पराग पारेख में भी लार्ज कैप का ही एक्सपोजर ज्यादा है, तो एक स्कीम कम कर दीजिए ताकि आपकी 6 स्कीम की जगह 5 हो जाएंगी। अब बाकी सवालों पे आते हैं। आपने कहा कि अगर आपने रिडीम नहीं किया, मान लीजिए आप एसआईपी करते जा रहे हैं लेकिन कोई भी रिडेम्पशन आपने नहीं किया, तो क्या नॉशनल प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना होगा? जी नहीं। टैक्सेशन का इंपैक्ट तभी आता है जब आप एक्चुअल उसे रिडीम करेंगे। सो आपने आज इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आपने 15 साल तक कुछ भी निकाला नहीं है और आपका पोर्टफोलियो ग्रो करते जा रहा है, आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। आपको टैक्स उस दिन भरना है, उस साल भरना है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप रिडेम्पशन करेंगे। और जो टैक्सेशन रेट होगा वो भी, मान लीजिए आज की तारीख में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है, आप 15 साल बाद निकालते हैं और उस समय मान लीजिए कोई कारण से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अबॉलिश कर दिया गया, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 20% हो गया, तो ये नहीं कह सकते कि जब मैंने इन्वेस्ट किया तो 12.5% था, अब आप 20% क्यों ले रहे हैं। तो जिस साल आप प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस साल आप पैसे निकालेंगे, उस साल में जो भी आपका गेन्स होगा वो आपको उस साल के टैक्सेशन रेट के हिसाब से टैक्स भरना है। तो कोई भी नॉशनल गेन्स में आपको टैक्स नहीं भरना है। ओके, चलिए अब हम सतवीर जी से बात करते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑनलाइन है हमारे साथ। सतवीर जी नमस्ते, स्वागत है आपका। बताइए क्या करते हैं आप, कहाँ से जुड़े हैं, क्या सवाल है आपका? जी मैं मुझे बोल रही हूँ। हाँ जी। हेलो? हाँ जी सतवीर जी, स्वागत है मनी 9 पर, आपकी आवाज हम सब सुन रहे हैं। वेलकम टू मनी 9। जी मैम, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं बोल रहा हूँ मैम जयपुर से, मैम राजस्थान, जयपुर से। राजस्थान से, ठीक है। क्या करते हैं आप? आपकी उम्र 24 साल लिखी है, आप 24 साल के हैं? जी मैम मैं 24 साल का हूँ मैम। तो अभी तक कोई निवेश नहीं किया है, पहली बार निवेश करने वाले हैं? जी जी मैम, मैंने 2-3 बार बनाया था लेकिन मेरा हो नहीं पाया, तो मतलब वही मैम मैं करना चाहता हूँ निवेश। आप करते क्या हैं? आप कमाई करते हैं अभी या पढ़ाई ही कर रहे हैं? मैम मैं इंडियन आर्मी हूँ मैम। ओके, इंडियन आर्मी में, वाह क्या बात है, बहुत स्वागत है। तो अभी आप पोस्टेड हैं राजस्थान में या राजस्थान से हैं आप? मैं मैम राजस्थान जयपुर से हूँ मैं, जयपुर ग्रामीण से हूँ मैं। मेरी पोस्टिंग में मुझे कश्मीर अभी। अच्छा, कश्मीर में। तो अभी आप कश्मीर में हैं या घर पे हैं अभी? अभी कश्मीर में मैम, ड्यूटी पे हूँ। तो वहाँ तो बड़ी ठंड होगी सतवीर जी। मैम यहाँ तो -, में टेम्परेचर मैम, सर्दी पड़ती है बहुत भयंकर वाली। ओ, इसीलिए तो आपको पूरा देश जो है आप लोगों को सलाम कहता है। और मैं अपने अब मैं चाहूंगी कि मैं सबकी तरफ से आपको एक थैंक यू भी जरूर कहूँ। थैंक यू सतवीर जी, आप लोग वहाँ पर तैनात हैं इसलिए हम चैन की नींद सोते हैं। अब आपकी तो मदद बिल्कुल बनती है। आप 24 साल के हैं और देश की सेवा में वहाँ कश्मीर में पोस्टेड हैं। क्या जानना चाहते हैं आप सिर्फ शुरू करना चाहते हैं? जी मैम, मेरे मैम 24 साल उम्र है मेरी। मेरे मतलब मेरे बच्चे, मेरा ये बच्चा मेरा 2.5 साल का है मैम। हाँ। और एक बच्चा मेरे कल हुआ था मैम, कल नाइट में हुआ था मेरी बेटी। एक 2.5 साल का बच्चा और दूसरा बेटिया कितनी बड़ी है? बेटिया तो मेरी कल ही हुई थी मैम। ओह क्या बात है सतवीर जी, मिठाई आप दिल्ली आए, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी, ठीक है? क्या बात है। तो बिटिया कल हुई है, बहुत बहुत बधाई। अब बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस।
तो आपने बिटिया को वीडियो कॉल पर ही देखा होगा। हाँ हाँ मैम, वीडियो कॉल पे और फैमिली ने फोटो भेजी थी मेरे पास और वीडियो भेजी थी। ओह। आज यहीं पे आज यहाँ स्टाफ ने मिठाई बांटी आज पूरे दिन। क्या बात है। तो बहुत शुभ दिन है आपकी और हमारी बात हो रही है। हमारा मुंह ऐसे ही मीठा हो गया आपकी खुशी सुन करके। मैनी कंग्रेचुलेशन सतवीर जी। जी जी मैम। तो आप निवेश शुरू करना चाहते हैं, 10,000 की सिप शुरू करना चाहते हैं, राइट? हाँ जी मैम। ये पहला इन्वेस्टमेंट होगा, अभी तक कुछ इन्वेस्ट नहीं किया आपने ना? नहीं मैम, अभी मेरा जो फौज में मेरा एसबीआई करता है, मेरा जो होता है मेरा फौज में हो रहा है। इसके अलावा मेरा तो इस फील्ड में कोई मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरा। ओके, तो अब बिटिया के लिए और 2.5 साल के बेटे के लिए निवेश कीजिए, अपने लिए निवेश कीजिए। और आपने बहुत अच्छे दिन फोन हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि आज मेरे साथ हर्ष रुंगटा जी हैं और हर्ष रुंगटा जी खुद मैंने उनके पिक्चर्स देखे हैं सोशल मीडिया में, डिफेंस के लोगों के बीच में जाकर के वो फाइनेंशियल जागरूकता फैलाते हैं। तो फिर हर्ष, आई थिंक आप बहुत अच्छे दिन हैं। सतवीर जी को तो आज देखिए बिटिया के आगमन के बाद आज वो पूरे कैंप में मिठाई खिला रहे हैं और हमारा मुंह ऐसे ही मीठा हो गया। अब इनको आप मीठी सी एडवाइस दीजिए, 10,000 की सिप शुरू करेंगे सतवीर जी। तो पहली बात तो सतवीर जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और ये बहुत खुशी की बात है, और आई एम वेरी हैप्पी। और मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके जो बेटी है, परिवार है, वो हेल्दी रहे और खुश रहे। तो वेल, आपके पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि 10,000 रुपए जो आपको निवेश करने हैं, 2 स्कीम में आप डिवाइड कर लीजिए। एक आप प्योर इंडेक्स फंड ले लीजिए ताकि उसे ट्रैक करना, मॉनिटर करना सब आपके लिए आसान होगा कि आपको आपकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पे होती रहती है। तो एक इंडेक्स फंड लिया हुआ रहेगा तो आपके लिए ये रहेगा कि एक सिंपल पैसिव फंड में जा रहा है। सो आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स फंड में आप 5,000 रुपए निवेश करें। और दूसरा आपको एक मल्टी कैप फंड दे रहा हूं जिसमें लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप भी आ जाएगा। सो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। सो सिर्फ 2 फंड में 5-5 हजार रुपए की निवेश करें, आईसीआईसीआई प्रू बीएसई सेंसेक्स प्लान और दूसरा निपॉन इंडिया मल्टी कैप। इसमें आप शुरू करें और एसआईपी का सिर्फ एक ध्यान रखिएगा, ऐसी स्कीम्स में आपको बता रहा हूं कि आपको मार्केट का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो अगर आप रेगुलरली ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ड्यूटी पे रहते हैं आप, तो कोई चिंता नहीं रहेगी। आप इसे, इंडेक्स फंड है, एक मल्टी कैप फंड है, आप इसे कंटिन्यू करिएगा। 2-4 साल बाद भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में आपको चेंजेस करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप शुरू करें और सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी जो कटते रहेगा हर महीने उसे मार्केट के मूवमेंट को देखते हुए बंद ना करिएगा। बस सिंपल कंटिन्यू करिए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप अच्छा खासा कॉर्पस आगे जाते हुए बना लेंगे। ओके, चलिए सतवीर जी, थैंक यू सो मच। कुछ और पूछना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो आपने लिखा था क्वेश्चन में कि 10,000 की सिप करना है, 5 फंड्स बताइए। तो 5 भूल जाइए, 2 फंड्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं हर्ष जी ने, उन 2 में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक पैसिव फंड है आईसीआईसीआई का सेंसेक्स फंड और दूसरा एक मल्टी कैप फंड निपॉन का। सो केवल 2 पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी 2 बच्चे हैं, एक बिटिया के नाम, एक बेटे के नाम, अभी 2 पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है सतवीर जी? थैंक यू सो मच सतवीर जी, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। चलिए, तो एकदम दिल खुश हो गया और इसी नोट पर आज के शो को वाइंड अप करते हैं। हर्ष, अच्छी खबर भी मिल गई, देखिए गुड न्यूज भी मिल गई शो क्लोज करने के पहले। पहली गुड न्यूज तो मिली कि आज हमारे शो में जो है हम 450 लाइव व्यूअर्स हमें देख रहे थे। दूसरी गुड न्यूज, सतवीर जी की बिटिया की गुड न्यूज। सो थैंक यू सो मच हर्ष, आज आपने वक्त निकाला हमारे लिए। फिर मुलाकात होती है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। अब लगता है हम नए साल में ही मिलेंगे। जी हाँ प्रियंका, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो। और सारे दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए सही डिसीजन लेंगे, सिर्फ रिटर्न्स नहीं बट ढंग से इन्वेस्ट करेंगे अपने पोर्टफोलियो को, जिस तरह से आपका एलोकेशन होना चाहिए, रिस्क प्रोफाइलिंग देखते हुए। ओके, और रिस्क प्रोफाइलिंग में मैं हर्ष जी को लाती रहूंगी ताकि जैसे आज उन्होंने समझाया वैसे हमें समझाते रहे। बाय बाय हर्ष, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। सो बहुत शानदार रहा आज का शो, इतनी सारी अच्छी खबरें, इतनी सारी अच्छी बातचीत हुई है। तो अब मैं तो बहुत ही हैप्पी नोट पे आज आपको बाय कह रही हूँ। बाय बाय, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल का शो भी ऐसा ही धुएंधार निकले, लेकिन हाँ, फ्राइडेज को हम म्यूचुअल फंड पर बात नहीं करते हैं। फ्राइडेज को हमारा फोकस होता है एस्टेट प्लानिंग पर। और कल शाम को 4 बजे मेरे साथ जुड़िएगा दूर की सोच में, और मंडे ऑनवर्ड्स फिर से हम म्यूचुअल फंड पर बात कर रहे होंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।
मेरी सिप मेरा सवाल।